कल वाला मैटर थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले फटाफट, 2-5 मिनट है ना। देखिएगा, सबसे पहला ये था कि अक्षांश कहते किसे हैं? तो अक्षांश किसे कहा था हमने कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानते हुए प्रत्येक डिग्री पर खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक या कल्पित रेखा है उसी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है और अक्षांश रेखाओं की यानी 181 और 179 है। अच्छा, पृथ्वी पर अक्षांश और अक्षांश रेखाओं की संख्या में कमी का मुख्य कारण आकार। और पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? या तो हम कहते हैं जियोड है, या फिर पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? ऑब्लेट स्फेरॉइड है। गलत इसमें कुछ भी नहीं है, सारे आंसर क्या है राइट है, बट वास्तविक आकार रियल कौन सा है? जियोड है या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो ये कमी है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी ये जो है इसका भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो ज्यादा है, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हमें कम देखने को मिलता है। व्यास का मतलब डायामीटर। फिर हमने देखा था कि जो अक्षांश रेखा है इन रेखाओं को किस दिशा से किस दिशा की ओर खींचा गया है? तो वेस्ट टू ईस्ट खींचा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो ग्लोब है वो अपने एक्सिस पर, वो अपने अक्ष पर वेस्ट की ओर क्या है? घूमती है। मतलब हाँ, ईस्ट की ओर झुकी हुई है। ईस्ट की ओर झुकी होने के कारण वो वेस्ट टू ईस्ट की ओर क्या करती है? घूमने का काम करती है, घूर्णन गति करती है, रोटेशन करती है। इसी गति को हम घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति के रूप में जानते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री का उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है। बहुत सारे ग्रहों की बात की थी। फिर मैंने एक सवाल दिया था कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र और अरुण कैसे ग्रह हैं? हाँ, जो विपरीत डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट की ओर, पूर्व से पश्चिम। बाकी सभी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यानी इन दोनों ग्रहों में सूर्य हमेशा कहां से उदय होगा? बाकी ग्रहों में पूर्व से उदय। कैसे होता है वो कल हम बात कर चुके थे। ये मेरिडियन लाइंस के क्या बोले, जितने भी एंगुलर डिस्टेंस है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है वो हमने मैप देख ही लिया था। अब देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ। एक मन में सवाल आता है कि जो हमारी ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के बारे में हम कहते हैं यहाँ पर ये जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, इस 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या है? सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। ठीक है। जब आप 0 डिग्री से नॉर्थ पोल या 0 डिग्री से साउथ पोल की ओर जाते हैं तो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई में हमें निरंतर क्या देखने को मिलेगी? कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसा मैप में रिप्रेजेंट हो ही रहा है कि धीरे धीरे इन रेखाओं की लंबाई क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इसका कारण क्या है ना? तो इसका कारण है कि जो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है, हाँ, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय व्यास। जो हमारा इक्वेटोरियल डायामीटर है, और ये जो हमारा भूमध्य रेखीय व्यास है वो दो अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। कहीं लोग कहते हैं कि जो हमारा इक्वेटोरियल व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, कहीं लोग कहते हैं ये 12,452 किलोमीटर के आसपास में हमें देखने को मिलता है। तो दो अलग अलग व्यास है। एक कितना है? 12,756 किलोमीटर है, और कहीं लोग कहते हैं ये 12,700
45 किलो, कुछ भी मान ले अपने, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते। RBSC 12,756 को मानती है, जो CBSC वाली बुकें हैं वो 12,745 को मानती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन सा व्यास है हमारे पास में? भूमध्य रेखीय व्यास है। अगर हम बात करें कौन से व्यास की, तो ऊपर कौन सा व्यास है? हम इसे कहते हैं पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास का मतलब पोलर डायामीटर। अब पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो हमें कितना देखने को मिलता है, अब हम बात करते हैं। ये है 12,700 किलोमीटर। तो फिर मन में क्या सवाल आएगा? क्या सवाल आएगा? तो भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में अंतर हमें कितना देखने को मिलता है? तो कितना अंतर देखने को मिलेगा? इसमें से इसको घटा दो भाई। 12,756 में से 12,714 को क्या कर दो? घटा दो। कितना हो गया? 42 हो गया ना। ठीक है, तो आंसर कितना आता है? और ये कई बार सवाल पूछा है एग्जाम में। सवाल वो पूछता है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास के बीच में अंतर कितना है? तब अंतर कितना है? 45 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756। ये 12,714 किलोमीटर है। अब सवाल क्या है कि ये जो भूमध्य रेखा और इसके बीच में ये जो रेखा है, अक्षांश रेखा, इनकी लंबाई में क्या देखने को मिली है? कमी। यानी भूमध्य रेखा पर जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई ज्यादा है, जबकि ध्रुवों पर जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई क्या है? कम है। में कितना अंतर है? व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब क्या है? अगर मुझे यहाँ का व्यास देखना होगा तो मैं यही तो देखूंगा ना। सेंटर है, सेंटर टू जो सरफेस है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये है व्यास है। हाँ, व्यास को क्या बोलते हैं? अच्छा, व्यास पूरा होता है, त्रिज्या आधी होती है। ठीक है, फिर मुझे नहीं पता इसका, मैं तो आप जानो। सही है गलत है? सही है तो ठीक है। कंप्लीट कितना है? बारह हजार सात सौ एक साइड की है या दोनों साइड की है? दोनों साइड की कैसे होगी? ग्लोब तो ऐसे मल्टी डायमेंशन में है ना। ग्लोब ऐसे थोड़ी ना है, मल्टी डायमेंशन में है ना। आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात कर रहे हो तो पीछे वाला नहीं है क्या? भाई आप सामने की बात कर रहे हो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ये दूरी कितनी है? 12,756 है। तो पीछे भी कितनी है? फिर 12,756 है। इंटू 2 करना है अपने को, जो भी आ जाए वो क्या है इसका आंसर है। और ऊपर में भी जो भी आ जाए वो क्या है? आंसर है। तो ये जो रेखाएं हैं ये हमें ग्लोब पे नजर कैसी आती है? इस तरीके से देखने को मिल रही है। इसका मतलब कैसे? ये वाली रेखा है, और क्या इसके पीछे ऐसी कैसी रेखा नहीं है क्या? ये वाली। भाई हम ग्लोब को देख कैसे रहे हैं? अगर इसको इस डायरेक्शन में देखें तो ये क्या रेखा पूरी की पूरी उल्टी ऐसे घूम करके पूरी नहीं दिखाई दे रही है क्या? जीव हम एक तरफ की बात कर रहे हैं, हमें दिखने में तो एक तरफ है, लेकिन है कैसी? दोनों तरफ की है। तो क्या एक सर्किल बन रहा है क्या? वृत्त बन रहा है ना। अब अगर हमें कोई सवाल पूछे कि हमारे पास में जितने भी सर्किल्स बन रहे हैं, जितने भी वृत्त बन रहे हैं, उसमें सबसे लंबा वृत्त कौन सा है?
इक्वेटर लाइन वाला जो सर्किल है वो इक्वेटर लाइन वाला सर्किल सबसे क्या है, 2 डिग्री वाला है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्किल। यानी कि सभी की सभी सर्किल तो हैं, लेकिन ग्रेट सर्किल केवल कौन सा है, इक्वेटर वाला। तो अगर कोई हमें पूछे कि सभी अक्षांश रेखाएं क्या वृत्त है क्या, ऑल लैटिट्यूड लाइंस आर अ सर्किल, सही है या गलत है? क्या सभी अक्षांश रेखाएं ग्रेट सर्किल है क्या, ऑल लैटिट्यूड आर अ ग्रेट सर्किल्स है? तो ग्रेट सर्किल केवल कौन सा है, 0 डिग्री वाला मामला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाल पूछता है कि जो ग्लोब है, इस ग्लोब के बीच में हमें बहुत सारी अक्षांश रेखाएं देखने को मिल रही है। वेस्ट टू ईस्ट की ओर क्या किया गया है, किया गया है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के जो बीच का एरिया है ना भाई, ये अक्षांश रेखा एक है, ये अक्षांश रेखा है कि कितने भी डिग्री हो सकती है भाई, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में डिस्टेंस भी तो है भाई। जैसे मान लो ये एक पार्ट है, एक ये पार्ट है, क्या इसके बीच में भाग नहीं है क्या, है? तो एरिया लोकेटेड बिटवीन 2 लैटिट्यूड लाइन, तो हम उसे क्या कहते हैं, विषुव, उसे कहते हैं जोन, और हिंदी में शब्द यूज करते हैं कटिबंध। गारे गारे थोड़ी ना गौर है, देशांतरों में उनमें आएगा, वो आगे आ जाएगा। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच वाले एरिया को क्या बोला हमने, जोन या कटिबंध बोला है। और इसके बीच में डिस्टेंस भी तो होगा ना, दूरी भी तो है या नहीं है, अब कितनी है एग्जैक्ट तो हम बात करें तब तो 111.13 किलोमीटर है, लेकिन जनरली कितनी लिखी हुई मिलेगी हमें, 111 किलोमीटर लिखी हुई। तो एग्जैक्ट हमें वो नहीं ध्यान रखनी, हमें कितनी ध्यान रखनी है, 111 किलोमीटर। यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी है ऐसे, हाँ, क्योंकि प्रत्येक डिग्री पर है ना, डिग्री तो सारी समान ही है, एक एक डिग्री पर कोणीय दूरी खींची गई है। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच एरिया को क्या बोल दिया, जोन या कटिबंध बोला है। और इस जोन या कटिबंध का हम प्रयोग कहां पर करते हैं सबसे ज्यादा, अगर आपको किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु देखनी हो, लिखा हुआ मिलता है ना, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, शीत जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण, जितनी भी मिले, तो वो तमाम किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, अक्षांशों के आधार पर। राजस्थान की जलवायु में गर्मी के प्रभाव क्यों है, वो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बताती है। और जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलता है, अपन पढ़ते नहीं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उन कारकों में सबसे पहला कारक इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, अक्षांशीय। तो उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति अपने आप में कितनी है, अगर मान लो उसकी अक्षांशीय स्थिति ध्रुवों की तरफ में है, तो क्या गर्मी रहेगी या सर्दी रहेगी, सर्दी के हालात रहेंगे, यानी कि वहां पर शीत जलवायु हमें देखने को मिलेगी। अगर कोई भूमध्य रेखा के पास में है तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रभाव मिलेंगे। जो पोलर और उन दोनों के बीच में है तो हमें शीतोष्ण कटिबंध जलवायु के क्या मिलेंगे, प्रभाव मिलेंगे। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, अच्छा, आप 0 डिग्री पे खड़े हो तो सूर्य के किरणें यहाँ पर देखेंगे, आगे अपन सीधी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी तो गर्मी के हालात ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे तो वायु कैसी है, गर्म, गर्म को बोल दिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय। जैसे थोड़ा सा ऊपर गए तो सूर्य की किरणों में तिरछापन थोड़ा सा बढ़ गया, कम कैसे हो गया, किरणों का तिरछापन थोड़ा सा बढ़ गया, तो सूर्य सीधा ना पहुंच करके क्या पहुंच रही है, तिरछी किरणें पहुंच रही है। तब तिरछी किरणें पहुंच रही है तब क्या है, थोड़ा सा सर्दी के हालात बढ़ेगा, गर्मी के हालातों में कमी, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। थोड़ा और ऊपर गए तो सूर्य की किरणें और तिरछी पड़ने लग गई, तो हम क्या बोलेंगे उसको,
शीत जलवायु, पोलर क्लाइमेट बोलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। अलग अलग प्रकार की क्या देखने को मिलती है। तो जहां पर जलवायु है तो उसका सीधा सा संबंध किससे है? ठीक है, अक्षांशीय स्थिति के कारण है। तो कुछ लिखिएगा। एक इधर वाला ये डायग्राम बना लो, साइड वाला। ऊपर वाले 89 तक के काउंट करते हैं। वो तो 0 डिग्री है, 0 किलोमीटर है, तो बर्फ ही रहती है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का नाम सुना है? दक्षिण की तरफ में है, पूरा का पूरा बर्फीला कॉन्टिनेंट है, जिसे अपन व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। ऊपर आर्कटिक वाला मामला देखोगे ऊपर, तो साइबेरिया वाइबेरिया नाम सुने हैं ना, वर्खोयांस वगैरह हम सुनते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, तो वर्खोयांस ऊपर की तरफ ही है, ऊपर की साइड में ना वर्खोयांस। वर्खोयांस तो रशिया में उत्तरी गोलार्ध में है, और वो अंटार्कटिका आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। जलवायु सेम रहेगी हर क्लाइमेट पर, चाहे उत्तर की हो चाहे दक्षिण की हो। हाँ, ऐसे भी है। अभी आगे थोड़ा सा और आएगा, पता चल जाए। हाँ, व्यास तो अपन देखते हैं 89-90 डिग्री का एक पैरेलल देख, पर्टिकुलर एक स्थान से दोनों के बीच वाले। हाँ, लाइनों में डिफरेंस में 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक डिग्री और 2 डिग्री। हाँ, जैसे ये मान लो 1 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री है? इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 111। फिर ऊपर की तरफ में 1 और 5 के बीच में अंतर कितना हो गया? 555। 10 की तरफ में होगा तो 1110। बस, तो ऐसा काउंट करते जाना। हाँ, 42 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको तो लैंग्वेज में लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये पड़ेगी। अब लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। अक्षांश रेखाओं की सर्वाधिक लंबाई, अक्षांश रेखाओं की सर्वाधिक लंबाई, अक्षांश रेखाओं की सर्वाधिक लंबाई विषुवत रेखा पर होती है। लगाना, अक्षांश रेखाओं की सर्वाधिक लंबाई
विषुवत रेखा पर होती हैं, इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा पर होती है, वहीं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर पोल्स, वहीं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर मतलब पोल्स, ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी दर्ज की जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी दर्ज की जाती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को कटिबंध, ब्रैकेट में लिखिएगा जोन, कटिबंध या फिर ब्रैकेट में लिखिएगा जोन कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं, जिनके मध्य 111 किलोमीटर की दूरी के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी की है, के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी, नोट लगा के लिखिएगा। अक्षांश रेखाओं का उपयोग अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किसी भी क्षेत्र विशेष की अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु के निर्धारण के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु के निर्धारण के लिए किया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु के निर्धारण के लिए किया जाता है। अब कैसे हम जलवायु का निर्धारण करते हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। मान लो रेखा कौन सी है, 0 डिग्री है। अलग अलग रेखा हैं, एक का नाम बोला हमने 0 डिग्री है, एक 23.5 डिग्री है, लेकिन पीछे क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ, और एक है 23.5 डिग्री है, पीछे क्या लिखा हुआ है, साउथ लिखा हुआ है। यह है सन। अब सूर्य की किरणें किस पे पड़ेगी, अर्थ पे पड़ेगी पहले तो। अब जी अर्थ पर पड़ेगी तो कहाँ पर कब पड़ेगी, कोई डेट तो होगी आसपास में,
तो सबसे पहले सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? 0 डिग्री पर। और ये डेट कौन सी है? जून। डेट कौन सी है? 21 मार्च। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सूर्य हमेशा एक महीने में या तो लगभग 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है या लगभग 8 डिग्री साउथ की तरफ शिफ्ट होता है। यानी कि सूर्य को एक महीने में ऊपर जाने के 8 डिग्री, एक महीने में 8 डिग्री को लगभग पार करेगा और फिर नीचे की तरफ में साउथ में भी जाएगा, तब भी कितने डिग्री को पार करेगा? 8 डिग्री को। मार्च के बाद में महीना कौन सा? मार्च के बाद में अप्रैल। अप्रैल के बाद में जून। और मई के बाद में जून आएगा। और अगली जो डेट आ जाएगी वो हमारे पास में 21 के बाद में, जून के बाद में यदि हम बात करें जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में और अगली डेट आ जाएगी पास में 20 सितंबर। सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर के बाद में और डेट आ जाएगी 22। फिर वापस फरवरी, फरवरी डेट कौन सी आ जाएगी? यानी कि सूर्य की ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। यानी सूर्य एक वर्ष में इक्वेटर लाइन पर कितनी बार? डायरेक्ट 2 बार। तो 2 बार ही हो गया ना। इस मार्च वापस आ गया ना। साल में तो 2 बार ही आया। एक साल में 2 बार कहाँ पर है लंबवत? इक्वेटर लाइन पर। एक बार कहाँ पर लंबवत है? इक्वेटर लाइन के बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर। और एक कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर। यानी कि सूर्य की स्थिति वर्ष में कितनी बार बनती है? 4 बार बनती है। इन चारों को खगोलीय भाषा में अलग अलग नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन ऐसे नहीं बनती है, एग्जैक्ट यूं बनेगी सन। और हमें एक चीज पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। यही है। यही है, अलग अलग है। मुझे नहीं पता, आपको पता हो। यही है। अब इन चारों की हम, ये तो अर्थ ही है हमारी। अब ये चारों डेट दरअसल है कौन कौन सी? सबसे पहले ये वाली डेट कौन सी है? इस वाली डेट को, ये वाली डेट, ये वाली डेट है। अब फिर सवाल पूछता है वो यहाँ से, सवाल ये पूछेगा इस 21 मार्च को किससे जोड़ने वाली लाइन, 23 सितंबर से जो जोड़ने वाली लाइन है ना, इसे खगोलीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेखा को हम खगोलीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? इसे कहा जाता है लाइन ऑफ, में कहते हैं विषुव रेखा। अब इसे विषुव रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं?
अगर कोई हमें ये सवाल पूछे हमारे यहाँ पर कितने इक्विनॉक्स बनते हैं, कितने विषुव बनते हैं ग्लोब पर, तो कब कब बनते हैं, 30 मार्च और 23 सितंबर को। तो क्यों बनते हैं, जब सूर्य की किरणें इन रेखाओं पर क्या होती है, लंबवत होती है। कब कब, 30 मार्च को और 23 सितंबर को होती है। ठीक है, दूसरा फिर हमसे पूछेगा इस 21 जून को इससे 22 दिसंबर से जो मिलाने वाली रेखा है इसे क्या कहा जाता है, इसे बोलता है लाइन ऑफ। यहां पर बनते हैं, आपने एक नाम सुना होगा हिंदी में अयनांत, नाम सुना है, उत्तर अयनांत या फिर उसे ग्रीष्म अयनांत, है ना, दक्षिण अयनांत, या फिर उसे हम शीत अयनांत के नाम से, सोलस्टिक। हाँ, उत्तरायण दक्षिणायन जो अपन कहते हैं, असल क्या है, सोलस्टिक है एक प्रकार का। तो इस रेखाओं को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सोलस्टिक के नाम से जानते हैं। सोलस्टिक का मतलब होता है कि जिसे हम कहते हैं अयनांत, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, अयनांत रेखा। और 21 वाले को हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत के लिए इंग्लिश में क्या यूज करोगे, ग्रीष्म के लिए समर या विंटर, और उधर वाले को हम क्या कहेंगे, तो ग्लोब पर अयनांत कितने बने हैं, ग्लोब पर विषुव कितने बनते हैं, कौन सा विषुव कब बनता है ये पता चल गया, इस विषुव के बनने का कारण क्या है ये पता चल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट ही याद रखनी है 4, बाकी तो क्या है, ये साल भर घूम रही है। अभी आपको 3D, इसके बाद में 3D डायमेंशन भी बता दूंगा। ये पता चल गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक डेट है हम, हाँ कैसे, ये वाला, आप चाहते थे यहाँ से स्टार्ट कर लेते, सही है ना, मैं गलत नहीं है। एक डेट है अपने पास में, कौन सी, इस दिन इस समय कोई एक विश्व में बड़ा कोई दिवस विवस मनाते हैं क्या, इंटरनेशनल योग डे बनाते, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, शुरुआत कब की गई थी, 2015 में की गई थी। अब यहाँ से जो जो सवाल है उसको देखिएगा। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि विषुव कब बनते हैं, विषुव जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी या लंबवत चमकेगी तो उस घटना को हम खगोलीय भाषा में विषुव के नाम से, इंग्लिश में इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। दो इक्विनॉक्स को मिलाने वाली रेखा को विषुव रेखा या फिर इक्विनॉक्स लाइन के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत कब पड़ती है, 21 जून को पड़ती है। इस घटना को हम लोग खगोलीय भाषा में ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं, या इसे ही हम उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। फिर मकर रेखा पर कब लंबवत पड़ती है, 22 दिसंबर को, तो इसे हम विंटर सोलस्टिक या शीत अयनांत के नाम से जानते हैं, या फिर साउथ अयनांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
21 जून को हमारे यहाँ पर 2015 में नरेंद्र मोदी जब 14 में चुन करके आए थे तो उन्होंने 21 जून को क्या बना दिया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसे क्या कर दिया, घोषित कर दिया। क्योंकि भारत जो योगा पद्धति है वो प्राचीन मतलब पूरे विश्व में जहां से गई है वो देश कौन सा है, भारत ही है। ठीक है, अब फिर सवाल थोड़ा देखिएगा। अब सवाल क्या बनता है कि हम जिस गोलार्ध में, वो गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अच्छा, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान कब होती है, सही है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रातें कब होगी, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रातें कब होगी, 21 जून को होगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव कब होंगे, अरे मतलब कब होंगे, तो मार्च के बाद में, है ना, मार्च के बाद में। तो सारा का सारा मामला कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव। हमारे यहाँ पर सर्दी के प्रभाव कब होते हैं, तो सितंबर के बाद में, क्योंकि सूर्य हमारे उत्तरी वाले भाग से दक्षिणी भाग में क्या हो जाता है, पॉइंट कर लेता है। एक और सवाल बताइए, क्या उत्तरी गोलार्ध में वर्षा ऋतु का प्रारंभ कब होता है, भारत की बात नहीं, तो गोलार्ध की बात कर, 23, अरे मार्च के बाद में ही होगा ना। ये थोड़ा रटने की बजाय क्या कर लो, समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लो ये कहीं पर सूर्य है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ेगी, और सतह भी कौन सी, जलीय सतह, तो इस जलीय सतह पर जो पानी होगा, क्या उसका वेपराइजेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होगा तब यहाँ से जल कहाँ उठेगा, ऊपर की तरफ में उठेगा। तब ऊपर की तरफ उठने के बाद में ये संघनन होगा, संघनन होने के बाद में वापिस वर्षा के रूप में क्या करवाता है, प्राप्ति करवाता है। साइंस किसके थी 11th-12th में, वहाँ कितने प्रकार की होती है, एक पढ़ी होगी ना, ऊष्मा भी पढ़ी होगी, एक पढ़ी होगी संवेदनशील ऊष्मा, एक पढ़ी होगी गुप्त ऊष्मा, हाँ, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर जो जल होता है वो किस रूप में होता है, संवेदनशील ऊष्मा के रूप में होता है। जैसे ही जल, पानी मतलब जल है, वो सूर्य के संपर्क में आएगा, तापमान के संपर्क में आएगा, तभी संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है, यानी वाष्प के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होगी। और यह वाष्प वापस ऊपर जाकर के संवेदनशील ऊष्मा के रूप में एकत्रित होकर वर्षा के रूप में जल की क्या करवाती है, प्राप्ति करवाएगी। क्लाइमेट पढ़ेंगे ना, तब ये लाइन सारी वहां पर क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी। तो जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, वहां पर पानी का वेपराइजेशन भी तो होगा ना, वाष्पोत्सर्जन भी होगा। वाष्पोत्सर्जन होगा इसका मतलब वहां पर बारिश होगी। यानी कि हमारे यहाँ पर जब भी बारिश, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, का मतलब जब जब सूर्य की किरणें जहां पर सीधी पड़ती जाएगी, उसके बाद में वर्षा ऋतु का क्या होता है, मूवमेंट होता है। और जैसे ही हमारा सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चला जाता है, वहां पर बारिश क्या हो जाती है, बारिश भी कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में। फिर मन में आगे सवाल आएगा कि भाई हमारे यहाँ पर सर्दी के समय भी तो बारिश होती है, हम मावट के नाम से, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं, वो फिर कहाँ से उत्पन्न होता है। अब बात करेंगे कि विश्व में दो क्लाइमेट ऐसे हैं, एक को बोला जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, आगे बात करेंगे, और एक आएगा पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु। ये दोनों विश्व में सिर्फ ऐसे क्लाइमेटिक जोन है जहां पर बारिश किस ऋतु में होती है, और जहां पर इन दोनों प्रकार की जलवायु का विकास होगा, वहां पर हमेशा आपको विटीकल्चर, नाम सुना होगा। विटीकल्चर का मतलब बेसिकली विटीकल्चर का मतलब होता है खट्टे रसदार फलों का उत्पादन करना। लेकिन इन दोनों जलवायु में विटीकल्चर में सबसे ज्यादा क्या बोए जाते हैं, और जहां पर अंगूर की खेती का विकास होगा, वहां पर शराब उद्योगों का
सबसे ज़्यादा विकास हमें देखने को मिलता है। फ्रांस विश्व में सबसे फेमस शैंपेन के लिए क्या है, फेमस है। चिली में एक वालपरासो करके जगह है, वो फेमस है। स्कॉटलैंड तो ब्रिटेन में है ना, वो किसके लिए फेमस है, शराब उद्योगों के लिए फेमस है। इसीलिए राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है, हाँ स्कॉटलैंड, राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है वो हम किसको कहते हैं, अलवर को कहते हैं, क्योंकि वहां पर स्कॉटलैंड में इसका उद्योग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, शराब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा देखने को। तो ये दरअसल किस में होगा, तो जलवायु का ही तो प्रभाव है। अगर वहां अंगूर का ही उत्पादन नहीं होता तो जलवायु का विकास, तो जब हम वर्ल्ड पढ़ते जाएंगे तब हम लिखते हैं ना कि यहाँ पर शराब उद्योगों का विकास हुआ है, तो वहां तो एक लाइन लिख ली शराब उद्योगों का विकास हुआ, लेकिन क्यों हुआ है ये पता होना चाहिए, क्यों हुआ है। और हमारे यहाँ पर जब भी शीत ऋतु के समय बारिश होती है वो इन्हीं जलवायु क्षेत्रों से देखने को, ठीक है। क्या पवनों का इफेक्ट होता है, कौन सी, कौन, ये तो क्या है, स्थानिक हवाएं हैं। देखिए वो लोकल विंड है, आपके एक सिलेबस में विंड सिस्टम दे रखा है, चिनुक पढ़ेंगे, हरमट्टम पढ़ेंगे कहीं पर, है ना, जैसे लू है, मैं लू से तो परिचित हो, तो ये एक प्रकार की क्या है, पवन है, ग्रीष्म ऋतु के चलने वाले, तो ये लोकल विंड है। अब ये लोकल विंड कोई तो गर्म हवाएं होगी, कोई कैसी होगी, ठंडी हवा होगी। तो गर्म हवा होगी तो वो अलग काम करेगी, जैसे एक नाम सुना होगा चिनुक, नाम सुना है क्या, चिनुक पवन, इसलिए फेमस है। हाँ फेमस किस लिए है, हाँ ये क्या है, जो रॉकी माउंटेन है उसके पूर्वी भाग में चलने वाली एक ऐसी है गर्म पवन है, जो समय से पहले रॉकी माउंटेन के बर्फ को क्या कर लेती है, पिघला देती है, इसलिए उसे हिम भक्षक भी कहते हैं। वो लोकल विंड है। तो एक होती है परमानेंट विंड, जो ग्लोब पर हमेशा एक साथ, मतलब एक ही दिशा में वर्ष भर क्या होती है, जैसे व्यापारिक पवन नाम सुना होगा, ट्रेड विंड कहते हैं। एक वेस्टर्लाइज विंड है जिसे हम पछुआ पवन कहते हैं। एक पोलर विंड है जिसे अपन ध्रुवीय पवन कहते हैं। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कि कौन सा, भूमध्य सागरीय जो बारिश हो रही है, जिन पवनों का योगदान होता है हम उसे क्या बोलेंगे, यानी कि वेस्टर्लाइज विंड बोलते हैं। पवनें कौन सी है, वेस्टर्लाइज विंड होगी। वो सारा का सारा जो, जिसे अपन कहते हैं ना कि हमारे पास में कुछ प्रेशर बेल्ट होते हैं, एयर प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। वो एयर प्रेशर बेल्ट जब शिफ्ट होगा, जहां पर गर्मी का प्रभाव ज्यादा होगा, तो जहां तापमान ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, एयर प्रेशर बेल्ट भी क्या करता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। जहां एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगा वहां पर आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी। सबको डिफाइन करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है, इतनी सब चीजों को कर रहा है, प्रेशर बेल्ट को शिफ्ट कर रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, सन का ही है। तो इसीलिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग ना सिर्फ हम केवल इतना ही पढ़ सकते हैं, बल्कि अक्षांश रेखाओं में ज्यादा योगदान किस में होता है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु के बारे में पता करना है तो उसका योगदान किस में सबसे ज्यादा होगा, अक्षांशों में होगा। अगर उस क्षेत्र में जलवायु ऐसी होगी तो वहां की वनस्पति अलग प्रकार की मिलेगी, वहां पर कृषि अलग प्रकार की मिलेगी, वहां पर जीव जंतु अलग प्रकार के मिलेंगे। तो सबको निर्धारित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है। ऐसे ही एक वेस्टलाइज विंड है। एक कभी गांवों में आपने देखा होगा एक शब्द यूज करते हैं, पुरवैया, यूज करते हैं, हम बोलते हैं वेस्टलाइज विंड के नाम से जानते हैं। गांवों में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो जब भी ईस्ट की तरफ से कोई ठंडी हवा आ रही होती है, हाँ तो वो कहते हैं पुरवैया चल रही है, बारिश आएगी ही आएगी, कहते नहीं। तो वो इस बात से परिचित है कि पुरवैया होती क्या है। और इसी पुरवैया को हम आज हमारी भाषाओं में परिपवन कहते हैं। मामला वहीं घूम फिर करके आएगा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान किसका है, सूर्य का, अक्षांश हो। छापिएगा थोड़ा सा, हाँ वो पढ़ेंगे। हाँ
समझिए वो ऐसे होगा, जब हम आगे क्लाइमेट पढ़ेंगे ना, तो क्लाइमेट पढ़ते समय हमें एक चीज और पढ़नी होती है। जैसे मान लो ये इंडिया है, ये अरावली है, और अरावली के ऊपर क्या है, थार का मरुस्थल है। अब ये थार का मरुस्थल आगे किस ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, गर्म होगा। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, गर्मी होगा। अच्छा, गर्म होगा तो इस क्षेत्र में हमेशा प्रेशर कैसा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर क्यों बनेगा, कि मान लीजिए अगर, वो तो अपन ने रट लिया कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते, लो प्रेशर क्यों बना, उसका भी तो कोई कारण होगा ना। जो आपके सवाल का जवाब है, सूर्य की किरणें आई, आकर के इस पृथ्वी की सतह को क्या किया, गर्म किया। अच्छा, आपको अगर मैं तवे पे बिठा दूं ऐसा नीचे से आग लगा करके, क्या होगा, फूलोगे नहीं। अच्छा, कहीं पर आपने पार्टी में वो जो नहीं आते आजकल, वो बलून्स लगाने वाला सिस्टम है ना, वो बलून्स लगाए भी होंगे। वो लाते हो जब ऐसे होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, जब आप उनमें क्या डालते हो, हवा डालते हो, यानी कि उसको गर्म ही तो कर रहे हो ना। गर्म करोगे तब वो क्या होगा, फैलेगा। यानी कि जब कभी भी इस पर ग्रीष्म ऋतु में इस सतह पर क्या लगेगा, तापमान ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने के कारण ये क्षेत्र क्या होगा, गर्म। गर्म होगा तब यहाँ की हवाएं क्या होगी, फैलेगी। फैलेगी तो क्या होगी, हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी। भाई यहाँ जो टेम्परेचर, यहाँ पर जो प्रेशर था वो कहाँ चला गया, धीरे धीरे ऊपर चला गया। इसको हमने बोल दिया कि वायु का आरोहण हो रहा है। आरोहण का मतलब होता है वायु ऊपर उठ रही है। तो प्रेशर नीचे कैसा हो गया, ऊपर कैसा प्रेशर होगा, हाई। ठीक है, तो यहाँ सतह पर लो प्रेशर बना है, लेकिन इस सतह के ऊपर की तरफ में, जैसे यहाँ नीचे लो प्रेशर है और ऊपर जहां लाइटें लगी वहां पर प्रेशर कैसा है, हाई है। ठीक इसके विपरीत जो जलीय भाग है, उस जलीय भाग पर प्रेशर कैसा होगा, हाई है। तो पढ़ा होगा ना, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करेगी, तो हवा ये क्या करेगी, इस लो प्रेशर को भरने के लिए चलेगी। जब इस लो प्रेशर को हवाएं भरने के लिए चलेगी तो क्या आएगी, भाई पानी के वाले भाग से आ रही है तो अपने साथ में नमी या आर्द्रता को लेके आएगी। वाटर वेपर्स तो होंगे ना। जब जलीय भाग से होकर गुजरेगी तो ये क्या करवाएगी, बारिश करवाएगी। बारिश में योगदान हो गया। अब उल्टा चला दो, अगर हवाओं को कहाँ चलाते, अरे स्थलीय भाग से समुद्री भाग की तरफ चलाते, तब क्या होता, क्या इनमें नमी होती क्या, तो यहाँ से चलने वाली हवाएं कैसी होती है, गर्म और शुष्क होगी। यहाँ से चलने वाली हवाएं ठंडी और आर्द्रता युक्त होगी, यानी कि नमी होगी, उसमें मॉइस्चर होगा। समुद्र के पास जाकर के कभी बैठिएगा तो आपको ऐसे, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ पानी आ रहा है, हमारे टाइप में लगता है ना। वो सबसे बड़ा कारण क्या है, ह्यूमिडिटी, वही तो आर्द्रता है। इस वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है उसको ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। नमी या आर्द्रता अलग अलग जगह अलग अलग होती है, कहीं ठंडी ह्यूमिडिटी भी होगी, वो गर्म ह्यूमिडिटी होगी। हाँ, तो वो मामला सबसे ज्यादा किसका है, सन का है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ रही है। तो वो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो समुद्र के पास में होता है ना। अभी इसका एग्जांपल समझना चाहता हूँ, दो उदाहरण समझिए। कभी भी सड़क पर यात्रा की है, ट्रैवलिंग की है सड़क पर। अच्छा, सड़क पर यात्रा की है तो कुत्ता मरा हुआ देखा है, देखा है। कभी उसके पास जाकर सूंघने का प्रयास किया था, नहीं किया। अब की बार कभी करना, दूर से ही आ जाती है ना। इसका मतलब जहां कुत्ता मरा है वहां पर प्रेशर कैसा था, हाई। और जहां आप दूर खड़े थे वहां प्रेशर कैसा था, तो हवाओं ने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या किया है, मूवमेंट किया है। तो वहां का प्रेशर कहाँ शिफ्ट हो गया, लो प्रेशर की ओर। तो वहां धीरे धीरे प्रेशर क्या हो जाएगा, खत्म। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो इस क्लास में अगर मैं इस कोने में, क्या उसके पास आती भी नहीं है। आप कभी भी मरे हुए चीज के पास से गुजरोगे तो उसके पास होते हुए बदबू नहीं आती है। उससे थोड़ा जब भी आप दूर जाते हो तब स्मेल ज्यादा आती है। ये तो आपने,
है ना। ये तो धीरे धीरे जब भी आप देखोगे तो रोड पर प्रैक्टिकल करके देखना है इसको। तो अगर ऐसे भी नहीं देख पाओ तो एक काम करना, घर में एक कोने में अगरबत्ती लगाना। क्या उस अगरबत्ती का धुआं उस कोने तक पहुंचेगा? क्या नहीं पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि जहां पर अगरबत्ती लगी थी वहां पर प्रेशर कैसा था? हाई। और जहां अगरबत्ती नहीं लगी थी वहां प्रेशर कैसा था? तो उसको भरने के लिए काम आया। ऐसे भी नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो डीओ परफ्यूम ज्यादा लगाते हैं। आती है ना। आप उसको कहोगे कि कितना परफ्यूम लगाया, वो बोलेगा कहाँ लगाया, मुझे सुगंध ही नहीं आ रही है। और वो मार लगाता हुआ घूम रहा है। फिर आपके नाक में क्या हो जाता है? दम। वो क्यों है? क्योंकि जिसके पास लगा है वहां पर प्रेशर कैसा है? हाई। जिसके पास नहीं है वहां प्रेशर कैसा है? फॉर एग्जाम्पल सबसे, अब मैं जो उदाहरण समझाऊं उसको, हाँ क्लास से थोड़ा मैं एग्जाम्पल इसीलिए कोट करूं कि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए, बस उसके ज्यादा अंदर घुसने का प्रयास नहीं करना है। छुट्टा मारते हो? नहीं मारते हो? चक्कर आते हैं? मतलब प्रैक्टिकल तो ट्राई तो किया है। अच्छा मान लो आप में से कोई भी सुट्टा मारता हो और वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी भी सिगरेट वगैरह नहीं पी, तो जैसे ही वो बीड़ी पीने वाला या फिर ऐसा सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जब अंदर आएगा ना, तो उसके मुंह में से जो स्मेल आएगी वो आप तक पहुंचेगी। और आपको नहीं, अगर आप पीते हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिगरेट पी करके आया है। और आप उसको कहोगे कि सिगरेट पी के आया, वो बोलेगा कहाँ पी है यार। वो उसके मन में ये है कि मैं ऊपर कुछ खा के आ गया तो स्मेल स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी स्मेल क्या होती है? तो प्रेशर का क्या है, ये फर्क है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का फर्क है। अब आपके सवालों के जवाब है दोनों के, कि आप कहते हो कि दक्षिण भारत में क्या नहीं होती है? हाँ, सर्दी के प्रभाव नहीं होते हैं। और इनका कहना है कि दक्षिण भारत में ह्यूमिडिटी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है। उसका कारण क्या है? कि दक्षिण भारत वाला एरिया है, ये 0 डिग्री यहाँ पर है और 23.5 डिग्री ये वाला मामला है। तो दक्षिण भारत इसी के बीच में तो है ना। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र में सूर्य की किरणें कई बार क्या होती है? एटलीस्ट 3 बार तो लंबवत रहती ही रहती है। एक बार नहीं रहे, 2 बार नहीं रहे, 3 बार तो रह रही है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। इसका मतलब इस एरिया को हमेशा क्या करके रखती है? गर्म करके रखती है। अगर ये एरिया गर्म होता रहेगा तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के समय हमेशा प्रेशर कैसा रहता है? आसपास में क्या है? यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, यहाँ प्रेशर कैसा है? तो हमेशा हवाएं इन लो प्रेशर को भरने के लिए आएगी। तो इस समय आपने देखा होगा जो साउथ में रहते हैं वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 12 बजे तक गर्मी पड़ती है, उसके बाद में अचानक क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर बारिश हो जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी ही रहती है। इसका मतलब वो सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ पर सूर्य का ही है। फिर सर्दी के समय की बात करते हैं, वहां सर्दी क्यों नहीं पड़ती है? तो आपने कभी भी समुद्र के पास जाकर के मतलब सर्दी में चाय पी है क्या? समुद्र के पास जाकर के क्यों नहीं पी? अच्छा, चाय तो चाय नहीं पीते तो कॉफी पी लेते। आप सर्दी में भी देखोगे तो समुद्र के पानी पर ज्यादा फर्क आपके तालाब का, और वो तो पानी ठंडा हो जाता है सर्दियों में, लेकिन समुद्र के पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो समुद्र के भीतर 200 मीटर तक ही पानी पर प्रभाव डालती है। उस 200 मीटर के नीचे सूर्य की किरणें नहीं जा पाती, और सूर्य की किरणें जब 200 मीटर से नीचे नहीं जा पाएगी तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाले पानी पर तो कोई प्रभाव नहीं। वर्ष भर नीचे वाला पानी कैसा रहता है? एक समान रहता है, ठंडा नहीं, एक समान रहता है। ये कारण है। और आपने एक और देखा होगा कि भूगर्भ से जो पानी आता है जमीन से, वो गर्मियों में तो ठंडा और सर्दियों में गर्म आता है। ये भी कारण किसका है? क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी किसका योगदान है? सूर्य का योगदान। नीचे गहराई से जब पानी आता है सर्दियों के समय, तो भूगर्भ का जो टेम्परेचर है वो ऊपर वाले टेम्परेचर से क्या है? ज्यादा है। और गर्मियों के समय अपन बात करें तो जो पानी आता है वो ऊपर सूर्य का टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा। नीचे वाला टेम्परेचर अपेक्षाकृत क्या होता है? से थोड़ा सा कम है। तो पानी कैसा मिला हमें? क्या मिला? उल्टा सिस्टम चला दिया।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। आप लो फिर आगे, ये छापिए। हाँ
ठीक है, प्रश्न वापस ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन नंबर पहला दे रखा है कि अक्षांशों का प्रयोग किसी भी क्षेत्र विशेष के स्थिति के निर्धारण के लिए किया जाता है। और कथन नंबर दूसरा है कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु के निर्धारण के लिए किया जाता है। और सवाल में पूछ ये रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से असत्य नहीं कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो सही, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दोनों सही है। आंसर चाहिए मुझे, तो अपना क्या है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपने क्या सी, ठीक है, अपने कुमार सी। मतलब ए बी सी, मुझे दोनों सही समझ में नहीं आ रहा है। सी अपने याकूब, क्या नाम है, अभी समझ में नहीं आया, आ गया तो बताओ फिर। फटाफट, इतना टाइम थोड़ी नहीं है, या फिर एक बार छोड़ देता हूं आपका मामला। बी, बी, बी। मतलब इधर वाला खेमा पूरा सी का है, इधर वाला खेमा पूरा बी का है, इसमें एक डी है। आप लोगों ने भेड़ देखी है, हिप देखिए, भेड़ों की हमेशा एक खास आदत होती है, वो जब भी चलती है ना तो मुंह हमेशा नीचे करके एक ही चाल में चलती है। अगर एक भेड़ कभी भी किसी खड्डे में जाकर के गिर गई तो पीछे वाली सारी की सारी क्या करेगी, खड्डे में गिरेगी। तो भेड़ चाल वाला मामला ज्यादा है। सी क्यों सही है? अरे असत्य वाले उसमें मुझे नहीं, मुझे तो ये बताओ कि पहले दोनों ऑप्शन सही है या गलत है? अक्षांशों से कैसे? अंतर से स्थिति का निर्धारण हो सकता है अक्षांशों से। ऑप्शन सी तो राइट है। पहले समझिए, गेम को समझिए। ऐसे एग्जाम में अगर पेपर आए ना, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस में नंबर इजीली लाए जा सकते हैं। कैसे लाए जा सकते हैं? पहले तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, उन पर वो प्रैक्टिस करना सीख जाओ। ऑप्शन में चार दे रखे होंगे, या तो दे रखा होगा सत्य, या क्या दे रखा होगा, या फिर दे रखा होगा असत्य नहीं, या फिर सत्य नहीं। ये चार स्टेटमेंट ही हमेशा क्या दे रखे होते हैं, ट्रू फॉल्स। ठीक है, फिर असत्य नहीं, असत्य नहीं इसका मतलब सत्य है, तो इसको दूसरे भाषा में हम, और ये क्या है, सत्य नहीं इसका मतलब, यानी दो ही चीजें दे रखी है, या तो सत्य कथन दे रखा होगा या फिर असत्य कथन दे रखा होगा। जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल मिल जाए तो सबसे पहले उन कथनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये पढ़िए कि दरअसल उसमें पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से असत्य नहीं कथन की क्या करनी, हमें पहचान करनी है। असत्य नहीं कथन का मतलब हमें राइट स्टेटमेंट की क्या करनी है, पहचान करनी है। ठीक है, अब फिर देखने की जरूरत है कि पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट कैसा है। अगर कोई भी स्टेटमेंट राइट है, अब वो इसमें भले ही चाहे कुछ भी पूछ रहा हो,
फिर देखना ये है, पहले तो लिख लिया कि असत्य नहीं कथन या ऐसा कुछ देख लिया, उसको अपने माइंड में सेट करके रखना है। फिर देखना है कि वो कथन में क्या दे रखा है, वो कथन राइट है या कथन गलत दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है। मान लो पहला स्टेटमेंट राइट है तो उस कथन के आगे क्या करो, इसके अकॉर्डिंग नहीं, कथन के अकॉर्डिंग बात करनी है। और दूसरे, अगर मान लो कि दूसरा कथन भी राइट है, तीसरा कथन रॉन्ग है, चौथा कथन क्या है, मान लो ये तो अपन ने 2 दिए, तो ऐसे कितने दे सकता था, वो 4 भी दे सकता था। ठीक है, तो ऐसे कथन देखा। अगर वो फिर पूछ रहा है कि इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, तो सत्य कथन कितने हैं, 1, 2 और 4। अगर वो पूछता कि इसमें असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो केवल कितना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए, प्रश्न क्या होते हैं, अरे इजी, लेकिन ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से तकनीक यूज करना है। दूसरा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ चीजें आपको आ रही होगी और कुछ चीजें आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन जो नहीं आ रही है ना, उसके भी सवाल आप क्या कर लोगे, ठीक ठाक कर लो। अब कथन क्या है वो समझिए। पहला कथन दे रहा है कि किसी अक्षांशों का प्रयोग किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थिति के निर्धारण के लिए किया जाता है। किया जाता है। आप लोगों ने एक शब्द यूज किया होगा, आप किसी को भी कहते हो कि कहाँ खड़ा है, तो वो बोलता है तेरी लोकेशन भेज दे, व्हाट्सएप पे लोकेशन, जीपीएस लोकेशन। अब जीपीएस में है क्या, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम ही तो है। आपने कभी भी आर्मी वाले लोगों को बात करते हुए देखा होगा, आर्मी वाली फिल्में देखना कोई भी, तो आर्मी वाले ऐसा थोड़ी नहीं कहते हैं कि कहाँ खड़ा है, तो कहते एक रिद्धी सीधी सर्किल से आना, उससे थोड़ा सा पहले की तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में कोचिंग है, वहां आ जाना, ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं इतने डिग्री अक्षांशों और इतने डिग्री देशांतर पर खड़ा हूं, अब आजा वहां पे, सीधी सी लोकेशन वहीं आ जाएगी। तो जीपीएस में क्या दे रखा है, भाई अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मेरे यहाँ की, हमारे ग्लोब पर कुछ अक्षांश रेखाएं गुजर रही होगी, और ग्लोब पर हमारी क्या गुजर रही होगी सेम टाइम पे। तो कहीं ना कहीं अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या कर रही होगी, काट रही होगी। और यही तो पोजीशन है ना आपकी। तो क्या आप अक्षांशों के आधार पर आपने स्थिति के बारे में पता नहीं किया क्या, क्या? अब इसको थोड़ा सा और घुमा सकता था, वो लिखता कि केवल अक्षांशों के आधार पर स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो केवल अक्षांशों के आधार पर नहीं किया जाता, अक्षांश और देशांतर दोनों के आधार पर क्या किया जाता है, स्थिति का निर्धारण किया जाता है ना। तो इसको भी घुमाने वाला सवाल भी हो सकता था, तो उसमें और किसको एड ऑन कर लेता, देशांतर को एड ऑन कर लेता। तब क्या हो जाता, पहला कथन तो गलत और दूसरा कथन क्या हो जाता, राइट। तो ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता, केवल 2 सही हो जाता। ठीक है, और दूसरा तो पता ही है, लिखा ही है अपन ने कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किसी भी क्षेत्र विशेष के जलवायु के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। अपने तो बोले बहुत जारी है, ठीक है, ज्यादा बाउंस तो नहीं है। क्या पता ऐसा मन में विचार आ रहा होगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ टॉपिक घुमा क्या, किसने, आपने दिया है। अब तो ठीक लग रहा होगा। फिर अपने साथ दिक्कत क्या है, अपने छोटे बैच के लिए बने ही नहीं है। छोटे बैच समझते हो ना, कांस्टेबल पटवारी, वहां जब जब भी मैंने पढ़ाया है, तो हमेशा एक ही मामला, टीचर अच्छा नहीं है, उनको चाहिए क्या, सिंगल लाइनर, और बाकी का मामला वो अपने को ट्रिक वाले। अब इसमें कहीं ट्रिक काम आई है आपके, अगर मान लो एग्जामिनर कोई पेपर सेटर ऐसा ढंग का होता और उसने पेपर ढंग का सेट कर दिया होता और इस तरीके से क्वेश्चन डाल दिए, अब वहां बताओ आपकी कितनी ट्रिक है काम कर गई है, इसमें कहीं ट्रिक काम की है क्या। और अगर इसकी मैं लैंग्वेज और घुमा दूं तब भी आप नहीं कर पाते। तब थोड़ा सा ऐसे, बाकी अक्षांशों वाला मामला हम कल देखते हैं। कल अक्षांशों वाला मामला क्या हो जाएगा, हाँ बुक लेनी है, एटलस आता है, ब्लैंक मैप नहीं चाहिए अपने को, ऑक्सफोर्ड की एटलस। हाँ, चौथा एडिशन ले आना।
ये क्या है? हाँ तो हाथ से ठीक है,